नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें जौनपुर, मिर्जापुर और रायबरेली से सामने आई हैं। जौनपुर में आक्रोशित युवाओं ने रोडवेज की एक बस और जीप को आग के हवाले कर दिया। 2 रोडवेज बसों में पथराव किया, तोड़फोड़ की और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं मिर्जापुर में विकास भवन के पास उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, बस के शीशे तोड़ दिए। रायबरेली में भी छात्रों ने योजना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर शहीद चौक पर प्रदर्शन किया है। तो हंगामे और बवाल की 3 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो जौनपुर, मिर्जापुर और रायबरेली से सामने आई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क पर उतरे तमाम अभ्यर्थियों ने, प्रदर्शनकारियों ने कैसे बवाल काटा है, कैसे बसों को आग के हवाले कर दिया है, पथराव किया गया है और नारेबाजी की गई है। इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आप समझ सकते हैं। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हम आपको 3 और तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें बदायूं, बागपत और मथुरा की हैं। बड़ौद बागपत शहर में एंट्री पॉइंट पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और शहर में आने जाने वाले हर युवा की चेकिंग की जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों और युवाओं के व्हाट्सएप चैट भी चेक किए जा रहे हैं। बड़ौद में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उधर बदायूं में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर सेना भर्ती में अग्निपथ परीक्षा योजना का विरोध करने के मकसद से कुछ युवा इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। उधर मथुरा में पुलिस की मुस्तैदी से उपद्रवी हंगामा करने में नाकाम रहे। और अग्निपथ के विरोध में अब सियासत की एंट्री भी हो गई है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, योजना के विरोध में पैदल मार्च किया। कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार से योजना वापस लेने की मांग की गई। उधर आरएलडी और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हापुड़ में देखने को मिला, जहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता योजना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और अग्निपथ योजना को बंद कर सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इस बाबत उन्होंने एक ज्ञापन भी सरकार को सौंपा है। ये तस्वीरें हम आपको हापुड़ की दिखा रहे हैं, जहां पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां एक ज्ञापन सौंपा और ये मांग की है कि अग्निपथ योजना बंद की जाए, आर्मी में रेगुलर भर्ती की जाए अभ्यर्थियों की। 4 साल से ये जो नौकरी पर रखने के जाएंगे नौजवान, ये फिर 4 साल बाद क्या करेंगे? तो हमने एक हमारे नेता के आदेश पे, चौधरी जैन सिंह जी के आदेश पे, हमने सभी जनपदों में कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन देने का काम किया है और इस कानून का विरोध जताया है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब नो रैंक नो पेंशन, अब सिर्फ टेंशन ही टेंशन। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि इस योजना का बेस ही गलत है। उन्होंने सरकार से इस योजना को फौरन वापस लेने की मांग की है। वायदा तो था मोदी जी का, चुनाव के पहले हरियाणा की भूतपूर्व सैनिकों की रैली में, जहां जनरल बीके सिंह शामिल हुए थे, कि 1 रैंक 1 पेंशन होगा। कहा क्या? नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन टेंशन टेंशन, नो डायरेक्शन। यूथ इसे नहीं समझ पा रहा। सरकार की अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, हो सकता है वो पेंशन के बिल को लेकर चिंतित हो सरकार, वित्तीय स्थिति सरकार की अच्छी नहीं है, हम सब लोग समझने लगे हैं इस बात को। लेकिन जिनके लिए आप योजना ला रहे हो, अगर उन्हीं को वो बात स्वीकार नहीं है, गले से नहीं उतर रही, तो मुझे लगता है सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है, उन्हें ही पीछे हटना पड़ेगा। इधर यूपी बोर्ड ने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इंटरमीडिएट में कुल 85.33% छात्र पास हुए हैं, जिसमें फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% अंक प्राप्त किए हैं, टॉप किया है। प्रयागराज की अंशिका यादव दूसरे स्थान पर हैं। बाराबंकी के योगेश प्रताप तीसरे
योगेश प्रताप भी दूसरे नंबर पर हैं और फतेहपुर के बालकृष्ण तीसरे नंबर पर हैं। सबसे खास बात यह है कि फतेहपुर के 6 बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई। ये सफलता सभी विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, लगन और उनके गुरुजन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का सुफल है। मां शारदे की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्जवल। तो यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 12वीं के रिजल्ट में 85.33% छात्रों ने कामयाबी हासिल की है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उन्होंने सभी बच्चों को बधाई दी है और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। बहुत अच्छा लगता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे मम्मी, पापा और मेरी 3 बहनें और एक छोटा भाई। प्रदेश में टॉप किया, इस कामयाबी को श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस कामयाबी का श्रेय सर्वप्रथम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नकलविहीन परीक्षा कराई है। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता, गुरुजनों और अपनी बहन को देना चाहते हैं। सर, खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ सब्जेक्ट्स में वो मेरे कम रह गए हैं, जैसे कि हिंदी और कंप्यूटर में। लेकिन अगर एज अ बाकियों का देखा जाए एज अ होल, तो मुझे लग रहा है कि मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए हैं और मैं इसमें अपने लक को भी काफ़ी वो देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, हमारे देश में पढ़ाई करते हैं और हमें लगता है कि जितने भी बच्चे जो नहीं भी पाए 94% या फिर रैंक नहीं पाए हैं, मैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप दुखी ना हो। तो इसके लिए तैयारी काफ़ी करनी पड़ी और जैसा कि ये कोविड चल रहा था तो उसके कारण पढ़ाई और डिस्टर्ब हो गई, तो उसके बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसका आप श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय माता पिता, भाई बहन और मित्रों को देते हैं। अपने टीचर्स को देते हैं कि पेरेंट्स को, किसको दे रहे हैं? दोनों को। अच्छा, क्या पढ़ाई क्या किस तरह से पढ़ते थे, किस तरह से आप तैयारी करते थे, जब बताइए। डेली का रूटीन होता था 5 से 6 घंटे। वीडियो बनाओ। एवरेज 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई करते थे। इसके अलावा यूपी बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट भी आज जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में कुल 88.18% छात्र पास हुए हैं। इसमें 91.69% छात्राएं हैं और 85.25% छात्र हैं। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। प्रिंस को 97.67% नंबर मिले हैं। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरण कुशवाहा दूसरे नंबर पर हैं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर पर और कानपुर की पलक अवस्थी चौथे नंबर पर है। हाई स्कूल के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.18 है। 88.18 है। इस परीक्षा में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत। और बात करते एक बड़ी खबर की, कल आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। निरहुआ के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर मानी जा रही है। निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनकी रैली प्रस्तावित है, जिसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर मुकम्मल हो चुकी हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। 23 जून को मतदान होना है और उससे पहले हर दल की कोशिश है कि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है इस किले में सेंधमारी करने को लेकर। लिहाजा बीजेपी के सभी बड़े चेहरे यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए बड़े पैमाने पर रैली की तैयारियां की गई हैं। इंतजार है सीएम के यहां पहुंचने का। मुख्य मुकाबला यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही माना जा रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने भी गुड्डू जमाली के तौर पर यहां अपना उम्मीदवार उतारा है। लिहाजा बीएसपी का यह मानना है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच में ही है। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को जैसे सपोर्ट किया, वैसा ही सपोर्ट उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपना अंकगणित फिट किया है, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी को। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आजम खान बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी पर जमकर बरसे और उन्हें एहसान फरामोश तक कह दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनका एमएलसी टिकट हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। उन्होंने लोधी पर दल बदलू होने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर निशाना भी साधा। और उधर से एक एहसान फरामोश है जिसके लिए टिकट मैंने हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। वो समाजवादी पार्टी का एमएलसी था। हेलीकॉप्टर से मंगाया था टिकट, क्योंकि टिकट किसी और को हो गया था। मैंने उसके लिए जिद की थी। वक्त कम रह गया था। लखनऊ से हेलीकॉप्टर चला, बरेली उतरा और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और एमएलसी बन गए। आज वो मद्दे मुकाबिल है एक ऐसे ईमानदार शख्स के मुकाबले में। फैसला आपको करना है। आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे आजम खान ने सरकार पर निशाना साधा। आजम खान ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि पहले किसानों को ठगा गया, अब युवाओं को ठगा जा रहा है। आजम खान ने कहा कि बिहार से जो आग उठी है, ऐसा ना हो उसे सियासतदां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें। करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि बिहार से एक आग चली है, वो यहां भी दाखिल होगी और हो गई है। कहीं ऐसा ना हो इसका रुख बदल दिया जाए। सियासतदानों की अय्यारियां और मक्कारियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। झांसी में एक बार फिर से अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहां जेसीबी चलाकर 5 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इन लोगों को 15 दिन पहले सरकारी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, फिर भी इन लोगों ने कब्जा नहीं उठाया, जिसके बाद आज एसडीएम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। शाहजहांपुर में माफियाओं और अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आज वन विभाग ने भी खुटार इलाके में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की और कई हेक्टेयर वन भूमि पर दबंगों का कब्जा हटवा दिया। भूमाफिया से मुक्त जमीन पर अब वन विभाग गड्ढे खोदकर प्लांटेशन करने की तैयारी में है। भुजिया गांव में पिछले 4 दशक से भूमाफिया वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे। यह गांव में यह कार्रवाई करी गई थी। सीमांकन कराया गया। हमारे विभागीय सर्वेयर और वहाँ के रेंज ऑफिसर अन्य स्टाफ भी था साथ में। तो सीमांकन कराने के उपरांत जो भी ज़मीन वन विभाग की निकली, उसमें तत्काल जेसीबी से खाई खुदवा के और अगले वर्ष इसी जो जुलाई में प्लांटेशन हो रहा है उसके लिए गड्ढे खुदवा दिए गए हैं। उन्नाव में दुल्हन ने दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष की ओर से दहेज की ज्यादा मांग के चलते लड़की ने ऐसा किया। आरोप के मुताबिक मांग भरने से पहले दूल्हे के पिता ने 2 लाख रुपए और दहेज की मांग रखी थी।
पीड़ित दुल्हन की मां ने इसको लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आइए जानें कि वो क्या है। आपके सपनों का घर बनाते समय निर्माण से जुड़ी काफी सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो आपके घर को सॉलिड बनाती है। ये सामग्री चुनते और खरीदते समय हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित कैसे किया जाए। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए। फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं कि स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फ़ोन उठाइए और एक मिस कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।